नमस्कार, मनी गुरु की इस खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं स्वाति रायना। फेस्टिव सीजन में आप में से कई लोग शॉपिंग की या तो तैयारी कर रहे होंगे या फिर ढेरों जो फेस्टिव ऑफर्स है उनका मजा भी ले रहे होंगे। यूं तो ऑफर्स बहुत सारे हैं, लेकिन बेस्ट से बेस्ट डील का फायदा आप कैसे उठा सकते हैं, खास तौर पर जब आप क्रेडिट कार्ड या फिर डेबिट कार्ड से करते हैं तो उसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। तो समझदारी से खरीदारी कैसे करें, इसी के टिप्स आज हम आपको बताने वाले हैं अपनी इस खास पेशकश में। हमारे साथ है खास मेहमान, उनका परिचय करा दें। पैसाबाजार.com की चीफ प्रोडक्ट ऑफिसर राधिका बिनानी हमारे साथ है। राधिका, आपका बहुत स्वागत करते हैं आज के इस शो में। राधिका से क्या बातचीत आज हम शो में करने वाले हैं, जरा उस पर सबसे पहले एक नजर डाल लें। आज हम शो में समझेंगे क्रेडिट कार्ड पर कैसे कैसे ऑफर, क्या होती है नो कॉस्ट ईएमआई, बाय नाउ पे लेटर क्या है। साथ ही म्यूचुअल फंड के मास्टर क्लास में आज जानेंगे इक्विटी सेविंग्स फंड की खासियत। राधिका, इस बार का फेस्टिव सीजन बेहद ही खास है क्योंकि पूरे 1-1.5 साल के इस कोरोना लॉकडाउन, कोरोना के इस आफत के बाद अब जाकर लोगों की सांस पे सांस आई है। कोरोना के केसेस कम होने की वजह से बाजार भी खुल गए हैं, बाजार में रौनक फिर से लौट आई है, इसलिए लोगों की खरीदारी भी अब बिल्कुल लगभग पहले की तरह ही हम देख पा रहे हैं। इसलिए अब इस फेस्टिव सीजन में किसी को खरीदारी करनी है, क्योंकि बहुत सारे फेस्टिव ऑफर्स हमें एक बार फिर से इस साल देखने को मिल रहे हैं, तो क्रेडिट कार्ड से फेस्टिव खरीदारी के फायदे सबसे पहले मैं आपसे समझना चाहती हूँ क्या है। क्रेडिट कार्ड से खरीदारी करने का बहुत सारे फायदे हैं। फर्स्ट इज उसमें बहुत सारे ऑफर्स अभी देते हैं। तो जैसे आप ऑनलाइन भी शॉपिंग करने जाते हैं या आजकल ऑफलाइन में भी बहुत सारे रिटेलर्स क्रेडिट कार्ड कंपनीज के संग टाई अप कर लेते हैं और दे हैव ऑफर्स। ऑफर्स कैन बी डिस्काउंट मिल सकते हैं, स्पेशल डिस्काउंट इफ यू होल्ड स्पेसिफिक क्रेडिट कार्ड, 5 to 10% डिस्काउंट मिल सकता है, एक वो फायदा है। सेकेंड, दे कैन बी ईएमआई ऑफर्स। तो वो बोलते हैं कि क्रेडिट कार्ड में अगर खरीदेंगे तो 3 मंथ्स तक नो कॉस्ट ईएमआई और समटाइम्स माइनर कॉस्ट के संग 6 मंथ 12 मंथ का भी ईएमआई से कन्वर्ट कर सकते हैं। तो वो क्रेडिट कार्ड में स्वाइप हो जाएगा और वो अमाउंट छोटे छोटे इंस्टॉलमेंट में बढ़ जाएगी। एंड थर्ड, क्रेडिट कार्ड का ये फायदा है कि आपके रिवॉर्ड पॉइंट्स भी जमा होगा, उस पर तो कम नहीं होगा, बिकॉज यू गेट एडिशनल रिवॉर्ड पॉइंट। वो आप बाद में कैश बैक कर सकते हैं या आप कुछ और एक्साइटिंग रिवॉर्ड्स के लिए यूज कर सकते हैं। तो दीज आर द एडवांटेजेस ऑफ यूजिंग क्रेडिट कार्ड फॉर फेस्टिव बाइंग। बिल्कुल सही कहा आपने राधिका। क्रेडिट कार्ड से खरीदारी के कई फायदे हैं, लेकिन क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल करते समय हमें कई बातों का ख्याल भी रखना है। जिन लोगों के पास क्रेडिट कार्ड्स है वो समझते होंगे कि उनको किन बातों का ख्याल रखना है। तो स्मार्ट शॉपिंग यूज हम जरूर बताएंगे आपको, लेकिन उससे पहले कुछ ऑफर्स की बारीकियां समझना जरूरी है। आपने बोला कि ये जो बहुत सारे ऑफर्स है उसमें फॉर एग्जांपल जैसे नो कॉस्ट ईएमआई का ऑफर बहुत ज़्यादा पॉपुलर है आजकल। हमें ये तो मालूम है कि ईएमआई पर आप कोई सामान खरीद सकते हैं क्रेडिट कार्ड पर ये नो कॉस्ट ईएमआई का फंडा क्या है, ये बताइए। नो कॉस्ट, तो बेसिकली एनी लोन का 2 पार्ट होता है। और एक पार्ट है आपकी प्रोसेसिंग फी, जो लोन सेटअप करने के लिए क्या कॉस्ट लगता है, एंड द सेकंड पार्ट इज इंटरेस्ट कॉस्ट जो लगता है। तो इसमें क्या होगा, इंटरेस्ट कॉस्ट है वो 0 कर दिया जाएगा एंड समटाइम्स प्रोसेसिंग फी, माइनर प्रोसेसिंग फी लगा हुआ रहेगा। बट उस पर एक बार आपको अच्छे से फाइन प्रिंट देखना पड़ेगा। तो नो कॉस्ट में हो सकता है कि प्रोसेसिंग फी हो बट ये इंटरेस्ट कॉस्ट नहीं हो, तो वो आपको चेक करना पड़ेगा। सेकेंड, समटाइम्स नो कॉस्ट ईएमआई जो है वो आपको ओनली लिमिटेड पीरियड, वेदर इट इज फॉर 3 मंथ को ही मिलेगा, बाकी 6 मंथ 12 मंथ में इंटरेस्ट लगना चालू हो जाएगा। तो नो कॉस्ट ईएमआई बेसिकली मीन्स आपके इंटरेस्ट कॉस्ट नहीं लग रही है, बाकी कॉस्ट लग सकता है। So you need to have a look at what is the offer and then decide whether it's no cost EMI or not. ओके, यूजुअली कैसे खरीदारी पर नो कॉस्ट ईएमआई का ऑफर दिया जाता है राधिका, ये थोड़ा सा आइडिया अगर आप दे पाएं दर्शकों को। और कैसे, जैसे आपने बोला कि आपको देखना और समझना चाहिए कि नो कॉस्ट ईएमआई में एक्चुअली जो उसके अंदर के डिटेल्स हैं वो क्या हैं, तो कैसे एक जो ग्राहक है वो या तो पूछ सकता है या तो फिर ऑनलाइन समझ सकता है कि उस पर्टिकुलर ऑफर में नो कॉस्ट ईएमआई में क्या क्या इंक्लूडेड या एक्सक्लूडेड है। या
तो बेसिकली नो कॉस्ट ईएमआई का, सपोज आप अमेजोन या फ्लिपकार्ट से खरीदने जा रहे हैं, वहां पर नो ईएमआई ऑफर्स करके एक सेक्शन होगा, जब जहां पर ऑल ऑफर्स एक जगह लिखा हुआ रहेगा, तो उसमें होगा बैंक ऑफर्स क्या चल रहा है, ईएमआई ऑफर्स क्या चल रहा है, और बाकी अमेजोन पे का ऑफर्स क्या चल रहा है, वैसे अलग अलग ऑफर्स लिखा हुआ रहेगा। तो ईएमआई ऑफर्स में अगर आप अंदर जाएंगे, दे विल बी एफएक्यू, उस पर टेबल एक लिखा हुआ रहेगा कि 3 मंथ में जाएंगे तो आपका अगर सामान 10,000 रुपीज वर्थ है, तो उस पर आपका टोटल अमाउंट का इंटरेस्ट कितना लग रहा है। तो 10,000 का सामान अगर आप 5 किस्त में भर रहे हैं और 2,000 है ईच के ईएमआई, तो दैट मीन 10,000 आप टोटल पे कर रहे हैं, तो आपका ईएमआई इंटरेस्ट 0 है। बट कई कई जगह पे हो सकता है कि आपका टोटल भर के आ रहा है 10,800, तो द 800 रुपीज गोज टुवर्ड्स ईएमआई। तो वो एफएक्यू सेक्शन है, वहां पर टेबल यूजुअली दिया जाएगा कि आपका ईएमआई क्या क्या है और उस पे इंटरेस्ट कितना लग रहा है। एंड आपका फर्स्ट क्वेश्चन ये था कौन कौन सा ऑफर्स में कौन कौन क्या क्या खरीद सकते हैं, राइट? वो तो इट डिपेंड, वो तो इट कैन रेंज फ्रॉम स्मॉल से 2,000 रुपीज आइटम टू 50,000 रुपीज आइटम। आजकल डिफरेंट डिफरेंट रिटेलर्स का अलग अलग ऑफर्स होता है ईएमआई का, तो वो अलग चेंज होता जाता है। बट नाउ व्हाट इज मोर पॉपुलर इज मोस्टली जीरो ईएमआई इज वेरी लेस इन ऑफर्स, एंड पीपल आर टारगेटिंग बाय नाउ पे लेटर, जो आपका पहले वाला इंट्रोडक्शन में आपने बोला था, बाय नाउ पे लेटर, बिकॉज इट टारगेट्स पीपल जिनके पास क्रेडिट कार्ड भी ना हो, बिकॉज क्रेडिट कार्ड पेनिट्रेशन कंट्री में बहुत कम लोगों के पास है, तो वो दे आर टारगेटिंग पीपल विथ डेबिट कार्ड और बैंक अकाउंट, एंड हेंस बाय नाउ पे लेटर्स आर मच मोर पॉपुलर देन जीरो ईएमआई। दे कैन बी रेगुलर ईएमआई चार्जेस बट नॉट जीरो ईएमआई ऑफर्स। ओके, बाय नाउ पे लेटर की कुछ और बारीकियां मैं आपसे समझूं राधिका, आपने एक्चुअली सही पॉइंट यहाँ पर डिस्कस किया है। ये एक नया ट्रेंड उभरता हुआ नजर आ रहा है बाय नाउ पे लेटर का, और सुनने भी काफी एक्साइटिंग लगता है। लेकिन उससे पहले नो कॉस्ट ईएमआई में कब किसी ग्राहक को नो कॉस्ट ईएमआई अवेल करना चाहिए और किन कंडीशंस में उन्हें नॉर्मल बेसिकली ऑफर अवेल करना चाहिए? बेसिकली क्या एक ग्राहक के पास ऑप्शन है कि वो चाहे तो नो कॉस्ट ईएमआई नहीं भी ले? तो माई सजेशन है, जो नो कॉस्ट ईएमआई अगर ऑफर अवेलेबल है जरूर लेना चाहिए, बिकॉज उसमें कोई नुकसान नहीं है। वंस आपको असर्टन करना होगा कि इंटरेस्ट कॉस्ट असली में 0 है, अगर असली में 0 है देन वी शुड टेक दी नो कॉस्ट ईएमआई ऑफर, बिकॉज जो अगर आपका एक सामान 10,000 रुपीज लग रहा है, अगर आप 6 महीने में सेम 10,000 रुपीज दे सकते हैं तो वाई नॉट। तो वो आप आराम से हर महीना अपने सैलरी के बाद या आपके विड्रॉल्स के बाद आप पेमेंट कर सकते हैं। प्लस आपके क्रेडिट कार्ड में उसका रिवॉर्ड पॉइंट्स भी जमा होगा, तो उससे भी कोई नुकसान तो नहीं होगा। तो इफ इट इज पॉसिबल दैट यू कैन डू अ नो कॉस्ट ईएमआई, देन यू शुड डू अ नो कॉस्ट ईएमआई। तो ओनली टाइम जब नो कॉस्ट ईएमआई आपको नहीं करना चाहिए, समटाइम्स व्हाट हैपेंस, 10,000 रुपीज का विदाउट इफ यू पे कैश डाउन, देन हो सकता है यू माइट गेट द अमाउंट फॉर 9,000, but if you're paying 10,000 in no cost EMI over 6 months, then in that if you have the money, then you should take the instant discount of 9,000. So you should always evaluate, आपको discount अगर मिल रहा है and no cost EMI at a higher rate मिल रहा है, you have to see what is better and then take a call. But if you are getting no cost EMI and the amount first time payment in the same rate, you should then take a no cost EMI. ओके, ये समझना एक्चुअली ज़रूरी था हमारे लिए, क्योंकि ऑफर्स तो बहुत सारे हैं राधिका, लेकिन कब लेना है और कब नहीं लेना चाहिए ये समझना ज़रूरी है, जो आपने काफ़ी हद तक क्लियर कर दिया है। बाय नाउ पे लेटर आपने काफ़ी हद तक बताया भी क्या है, लेकिन इससे जो है वो ई कॉमर्स कंपनियों को क्या फ़ायदा है? क्या किस तरीके से बाय नाउ पे लेटर ग्राहकों को भी फ़ायदा करती है? और क्योंकि जो इंस्टेंट जो पेमेंट है वो यहाँ पर नहीं हो रहा है, जो ग्राहक है वो बाद में पे कर रहे हैं, उनके पास क्रेडिट कार्ड भी नहीं है, तो ये पूरा जो प्रोसेस है बाय नाउ पे लेटर का वो कैसे होता है? एक्चुअली बाय नाउ पे लेटर वर्ल्ड वाइड भी बहुत अभी इंक्रीज हो रहा है। उसपे विन 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 है, 3 पार्टीज इन्वॉल्व है ना। एक तो सेलर्स है जो ऑनलाइन मार्केट प्लेसेस हुआ या इवन रिटेलर्स हुए, तो वो सेलर्स के लिए भी फायदा है बिकॉज उनके लिए सेल्स बढ़ जाएगा। एक तो हम लोग के लिए भी, वी एज ग्राहक ऑल्सो इट्स यूजफुल बिकॉज वी कैन स्प्लिट इट इनटू स्मॉलर पीसेस, जो अफोर्ड नहीं कर पाएंगे वो किस्त में देके अफोर्ड कर पाएंगे। एंड तीसरा, द कंपनीज ऑल्सो मेक सम मनी बिकॉज उसपे थोड़ा डिस्काउंट, वो रिटेलर से उनको डिस्काउंट मिल जाता है, तो फिर तीनों के लिए फायदा है। सो हेंस इट इज अ गुड थिंग फॉर द इकोसिस्टम टू हेल्प कस्टमर्स जिनके पास क्रेडिट कार्ड नहीं है, टू गेट देम टू बाई, टू इंक्रीज अफोर्डेबिलिटी। इट्स अ गुड थिंग।
ओके। इसमें जो इवेंचुअली पैसे तो चुकाने पड़ेंगे ही, कोई सामान आपने अगर आप बाय नाउ पे लेटर स्कीम के तहत भी खरीदा है तो वो एक टाइम पीरियड, जो टाइम फ्रेम है, क्या वो ग्राहक खुद तय कर सकता है या उसके पास कुछ ऑप्शंस होते हैं इस स्कीम में भुगतान करने के? यूजुअली ऑफर्स में देर इज हमेशा वो रहेगा, इट इज लाइक अ पर्सनल लोन ओनली। आप डिसाइड कर सकते हैं, इट कैन बी फ्रॉम 15 days to 2 years, तो रेंज इज फुल रेंज अवेलेबल रहता है। एंड आप अपना अफोर्डेबिलिटी के हिसाब से यू कैन चूज व्हाट टाइम फ्रेम यू वांट टू टेक द लोन फॉर। और इंटरेस्ट का क्या? क्योंकि आपने बोला कि एक तरीके से एक छोटा कर्ज ही होता है, तो जो ब्याज होता है लगभग कितना तक एक ग्राहक को चुकाना पड़ सकता है बाय नाउ पे लेटर में? इट डिपेंड्स, बट इट इज अ फुल रेंज, वो बिकॉज आपके क्रेडिट स्कोर या आपकी अफोर्डेबिलिटी के हिसाब से डिसाइड होता है। इट कैन रेंज फ्रॉम 10-11% टू 24%। फुल रेंज पे है, वो डिपेंड सामान कितना कीमती है, आप कितने साल का ईएमआई ले रहे हैं या लोन ले रहे हैं, और आपका अभी तक अफोर्डेबिलिटी क्या है, आपका इनकम क्या आता है, वो सारा देख के वो लोग डिसाइड करते हैं, और कौन सा रिटेलर से खरीद रहे हैं, सब डिसाइड करके फुल रेंज ऑफ इंटरेस्ट रेट है फ्रॉम 10% टू 24%। ओके। ये तो हमने दो ऑफर्स के बारे में समझा जो बहुत ज़्यादा आजकल पॉपुलर है। एक तो जैसा राधिका ने बताया बाय नाउ पे लेटर, जिनके पास क्रेडिट कार्ड नहीं है उनके लिए एक अच्छा ऑप्शन है। नो कॉस्ट ईएमआई, बेसिकली आप जो ओरिजिनल प्राइस है उस आइटम का वो पे करके उसके उनको किश्तों में आप चुका सकते हैं और उस पर कोई एडिशनल आपको ब्याज देने की ज़रूरत नहीं है। अब क्रेडिट कार्ड का स्मार्ट यूज़ करना बेहद ज़रूरी है, जिससे कि आप ओवरबोर्ड ना चले जाएं। तो एक क्रेडिट कार्ड के स्मार्ट यूज़ करने के तरीके क्या हो सकते हैं राधिका? फर्स्ट ऑफ ऑल, आई थिंक क्रेडिट कार्ड कर रहे हैं या बीएनपीएल बाय नाउ पे लेटर कर रहे हैं, फर्स्ट थिंग आपने को स्टेप बैक करना होगा एंड देखना होगा अपने बजट के बजट तैयार करना पड़ेगा बिफोर द फेस्टिव सीजन, कि हम लोगों को क्या क्या आइटम जरूरी चाहिए, व्हाट इज फॉर आवर नीड मोर नीड। सो वी हैव टू फर्स्ट फिगर आउट व्हाट इज आवर बजट एंड फर्स्ट डिसाइड कि क्या क्या जरूरी चाहिए और कितना तक हम लोग खर्चा कर सकते हैं। उसके बाद यू हैव टू आल्सो हैव इफ यू हैव अ क्रेडिट स्कोर, एक बार क्रेडिट स्कोर को भी चेक करके यू हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट इज योर क्रेडिट वर्दीनेस। ये दोनों करने के बाद बजट के हिसाब से देन यू कैन स्टार्ट यूजिंग द क्रेडिट कार्ड। वन, एक बार क्रेडिट कार्ड यूज कर लिया, वी हैव टू एंश्योर दैट वी मेक the payment of the credit card, because credit card ka interest rate can range from 36% to 48%. That is very very high. So for that you have to ensure that credit card का payment आप सही समय पे कर दे, because credit card में क्या है 45 days के अंदर अंदर आपको पेमेंट करना पड़ेगा, या वो पेमेंट करने में आपका दिक्कत है तो फिर एटलीस्ट मिनिमम अमाउंट ड्यू पे करना पड़ेगा, so that the interest cost does not go high. Second, if you are not able to make the credit card payment, we have to ensure that it convert it into EMI, so that आपका उस पे slightly lower interest rate होगा compared to 36% or 48% interest rate. So these are the 2-3 things you have to keep in mind before using a credit card for your purchases. तो बिल्कुल क्रेडिट कार्ड का स्मार्ट यूज, और अगर आपको समझदारी से खरीदारी करनी है तो कुछ बातों का ख्याल जरूर रखना है। सबसे पहले एक लिस्ट बनाइए। कई बार जैसे हम शॉपिंग करने जाते हैं, ऑनलाइन शॉपिंग, हम लिस्ट से काफी ज्यादा हट जाते हैं और फिर बजट से बाहर चीजें चली जाती हैं, जिसको हम फिजूल खर्ची भी कहते हैं। तो कुछ डिसिप्लिन के साथ आप स्मार्टली यूज कर सकते हैं अपनी शॉपिंग को। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात मैं आपसे समझना चाहती हूँ इस डिस्कशन के एंड में राधिका, वो है क्रेडिट कार्ड पर लोन। इसके क्या फायदे हो सकते हैं और क्या डाउनसाइड हो सकते हैं? क्रेडिट कार्ड पे लोन का फायदा ये है कि दैट एक ही बार में आपका, अगर क्रेडिट कार्ड में आप सीधा खर्चा करेंगे तो आपको मिनिमम अमाउंट ड्यू डेट तक आपको पेमेंट करना पड़ेगा, एल्स आपके इंटरेस्ट रेट 36 to 48% होगा। बट उसी को आप लोन पे कन्वर्ट कर देंगे, फिर आपको फिर ईएमआई के दौरान पेमेंट करना पड़ेगा एंड उसका इंटरेस्ट रेट थोड़ा सा कम होगा, सो इट वोंट बी 36%, इट विल बी लेसर देन दैट, सो यू कैन रिड्यूस द इंटरेस्ट आउट पे। सो दैट इज द एडवांटेज। एंड थर्ड एडवांटेज इज व्हेन यू यूज योर क्रेडिट कार्ड यू आल्सो accumulate reward points. So these are the 3 advantages of converting it into EMI rather than buying a full credit card purchase. But if you have the money, आपके repayment capability है, तो फिर then आप EMI में unnecessarily interest नहीं waste करते हुए you can make the full payment, but ensure that you make the payment on time.
ओके, तो ये हमने बिल्कुल ऑफर का बेस्ट से बेस्ट इस्तेमाल आप कैसे कर सकते हैं फेस्टिव सीजन में, क्रेडिट कार्ड का स्मार्ट यूज, उसके तरीके आज हमने समझे। राधिका, आप हमारे साथ आज शो में शामिल हुई, उसके लिए आपका बहुत धन्यवाद। तो यहाँ पर वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो गया। ब्रेक के बाद आज हम आपको ले चलेंगे म्यूचुअल फंड की मास्टर क्लास में, और आज की मास्टर क्लास में आज हम आपको बताएंगे इक्विटी सेविंग्स फंड की बारीकियां, इसलिए बने रहिए हमारे साथ। म्यूचुअल फंड की मास्टर क्लास में आप सभी का स्वागत है, और हर बार की तरह इस बार भी हम आपके लिए म्यूचुअल फंड से जुड़ी हुई तमाम ऐसी बारीकियां लेकर आए हैं जो आपके निवेश में काफी ज्यादा कारगर साबित होंगी। और आज जो हम अपने इस म्यूचुअल फंड की मास्टर क्लास में चर्चा करने वाले हैं वो है इक्विटी सेविंग्स फंड को लेकर। इसकी बारीकियां बताने के लिए हमारे साथ जो आज खास मेहमान है उनका परिचय सबसे पहले करा दें। हमारे साथ आज है श्रीनिवास खानोलकर, ये है हेड बैंकिंग एंड नेशनल डिस्ट्रीब्यूशंस मिरर इन्वेस्टमेंट मैनेजर्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। श्रीनिवास, आपका बहुत स्वागत है म्यूचुअल फंड की मास्टर क्लास में। और इस मास्टर क्लास में सबसे पहले हम निवेशकों के लिए आपसे यही समझना चाहते हैं, इक्विटी सेविंग्स फंड की जब हम बात करते हैं तो क्या होते हैं ये? शुक्रिया मुझे इस प्रोग्राम में बुलाने के लिए। इक्विटी सेविंग्स फंड ये एक खास श्रेणी का प्रोडक्ट है। इनमें नियमों के अनुसार इक्विटी, डेट और आर्बिट्राज में इन्वेस्टमेंट किए जाते हैं। इस फंड्स की खासियत ये है कि ये 1/3 इक्विटी में, 1/3 डेट में और 1/3 हिस्सा आर्बिट्राज सेगमेंट में इन्वेस्ट करते हैं, जिनको नियमित तय समय पर रीबैलेंस भी किया जाता है। इस प्रकार से निवेशकों को 3 अलग सेगमेंट का फायदा एक ही फंड में होने का लाभ है। ये इक्विटी सेविंग्स फंड की खासियत। ओके, तो बेसिकली 3 अलग अलग कैटेगरीज, 3 अलग अलग सेगमेंट्स का फायदा एक ही फंड में इक्विटी सेविंग्स फंड से आप ले सकते हैं, जैसा श्रीनिवास आपने बताया। अभी अगर हम निवेशकों के इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो की बात करें तो निवेशकों के मन में सवाल उठता है कि मैं आखिरकार इस कैटेगरी में निवेश क्यों करूं। तो इक्विटी सेविंग्स फंड में किसी एक निवेशक को कौन से रीजन से करना चाहिए इन्वेस्ट? जी बिल्कुल, आमतौर पर हम देखते हैं कि ज्यादातर निवेश धारक इक्विटी या डेट, रिस्क या सेफ्टी इसी उलझनों में फंसे रह जाते और कभी कभी सही इन्वेस्टमेंट अवसर के वंचित रह जाते। ऐसे उलझनों के बचने के लिए और इक्विटी मार्केट के उतार चढ़ाव को समझकर इन्वेस्टमेंट जोखिम उठाने के तजुर्बे आने तक मुझे लगता है इक्विटी सेविंग्स फंड का लाभ उठाया जा सकता है। अब इस फंड की जैसे मैंने खासियत बताई कि 1/3 और 1/3 इक्विटी, डेट और आर्बिट्राज। अब इक्विटी पोर्शन जो है इसका, वो निवेशकों के परचेजिंग पावर को इन्फ्लेशन के प्रभाव से रोकने का फायदा करता है, और आर्बिट्राज और डेट पोर्शन बाजार में होने वाले उतार चढ़ाव के प्रभाव को कम करने का इसका कार्य ये करते हैं। तो ऐसे समय जब इन्वेस्टर्स, जैसे आप देख सकते हैं अभी मार्केट काफी तेजी पर है, तो बहुत सारे इन्वेस्टर हैं जो ये सोच रहे हैं कि इक्विटी में जाए या ना जाए। उनके लिए शायद ऐसे प्रकार के फंड बहुत अच्छे हैं। अभी उदाहरण जैसे मैंने कहा कि परचेजिंग पावर को इन्फ्लेशन से बचाना, लेकिन इक्विटी मार्केट के प्रभाव को भी ये कम करता है। उदाहरण के लिए मान लीजिए कि 6% का अगर गिरावट आती है महीने में और पैसे हमने शायद 6 या 7 महीने पहले ही लगाए हों, तो उसका सीधा सीधा इम्पैक्ट सिर्फ इक्विटी पोर्शन तक ही सीमित रह जाएगा, ना कि पूरे फंड पे आएगा, जैसे कि एक 100% इक्विटी म्यूचुअल फंड में हो सकता है। तो ये मेरे ख्याल से एक खासियत है इस प्रोडक्ट की, और इसीलिए इन्वेस्टर्स को इस प्रोडक्ट को जान के इस पे निवेश करने के लिए और ज्यादा समझना है। जी श्रीनिवास, इक्विटी सेविंग्स फंड में इक्विटी, डेट, आर्बिट्राज तीनों का एक कॉम्बिनेशन निवेशकों को मिलता है, तो टैक्सेशन प्रक्रिया कौन सी कैटेगरी के हिसाब से होती है? ये आपने बहुत अच्छा पूछा। जैसे आपको पता है कि, और निवेशकों को पता है कि इनकम टैक्स के अनुसार रूल्स जो हैं, उसके अनुसार इक्विटी या इक्विटी संबंधित सिक्योरिटीज में अगर 65% से ज्यादा निवेश करता है कोई फंड, तो उसको इक्विटी का टैक्सेशन का दर्जा प्राप्त होता है। क्योंकि इक्विटी सेविंग्स फंड 1/3 जैसे मैंने कहा इक्विटी में, तो 30 to 40% वो इक्विटी में लगाता है,
आर्बिट्राज में 30% तक लगाता है, तो ये 65% के ऊपर होने की वजह से इस फंड को भी वही इक्विटी टैक्सेशन की का दर्जा प्राप्त है। ओके, तो इक्विटी टैक्सेशन के हिसाब से इसका ट्रीटमेंट किया जा सकता है, किया जाता है इनफैक्ट। श्रीनिवास, एक बात बताइए, इक्विटी सेविंग फंड में आपने बोला कि निवेशकों के लिए एक अच्छा तरीका है इन्वेस्ट करने का, बाजार का भी एक्सपोजर है, एक सिक्योरिटी भी है। कितने टाइम तक का निवेश किसी निवेशक को इक्विटी सेविंग्स फंड में करना चाहिए, अगर हम एक होराइजन की बात करें, और कैसे लक्ष्यों के लिए? ये बहुत जरूरी सवाल है, क्योंकि हम देखते हैं कि बहुत सारे इन्वेस्टर्स चाहते तो है लंबे समय तक इन्वेस्ट रखना, लेकिन रख नहीं पाते, क्योंकि बाजार का उतार चढ़ाव सबसे समझ नहीं आता सबको, या उसको थोड़ा सा टाइम लगता है लोगों को समझने के लिए। वैसे तो ज्यादा करके इन्वेस्टमेंट लंबे दौर के लिए होने चाहिए, पर अगर एक समय सीमा कहनी जरूरी है तो मैं कहूंगा कि 24 महीने से नीचे के समय अगर आप इक्विटी में भी एक्सपोजर चाहते हो और बाजार का भी फायदा उठाना चाहते हो, तो मेरे ख्याल से ये 24 मंथ्स तक का एक पीरियड तक अगर कोई निवेश करना चाहते हैं तो ये एक सही सेगमेंट रहेगा उन निवेशकों की। तो 2 साल से कम बेसिकली अगर आपके लक्ष्य हैं तो आप इक्विटी सेविंग्स फंड से उन्हें पूरा कर सकते हैं। और आखिरी सवाल आपसे यही रहेगा, किसी को इक्विटी सेविंग्स फंड में निवेश करना है, क्योंकि अभी मार्केट में बहुत सारे इक्विटी सेविंग्स फंड है, तो एक निवेशक को एक अच्छे इक्विटी सेविंग्स फंड में क्या देखना चाहिए और निवेश करने से पहले किन बातों का ख्याल रखें? जी बिल्कुल, देखिए जैसे ये प्रोडक्ट है, ये इसमें 1/3 हिस्सा इक्विटी में, 1/3 आर्बिट्राज में और 1/3 डेट में चला जाता है। अब जब ये प्रोडक्ट ही थोड़ा सा ये 100% इक्विटी प्रोडक्ट है नहीं, तो इसके लिए बहुत जरूरी हो जाता है कि जो मार्केट में जो लार्ज कैप का जो रिटर्न आ रहा है या टॉप 100 सिक्योरिटीज का जो रिटर्न आता है, क्या उसका लाभ इस प्रोडक्ट में आ सकता है या नहीं आ सकता। आई थिंक अगर कोई इक्विटी का लाभ उठाना चाहता है ऐसे प्रोडक्ट्स में, तो ये जरूर ध्यान दे कि इस प्रोडक्ट की जो रिस्क प्रोफाइल है, इस प्रोडक्ट की जो इन्वेस्टमेंट स्टाइल है, ये कैसे है, इनमें इक्विटी में क्या एक्सपोजर लिया गया है। लार्ज कैप अगर एक्सपोजर लिया गया होगा तो सही रहेगा, क्योंकि वैसे भी ये इन्वेस्टर्स 100% इक्विटी में आके या मिड या स्मॉल कैप में नहीं जाना चाहते, ये थोड़ा सा सुरक्षित पोर्टफोलियो में जाना चाहते हैं। वैसे म्यूचुअल फंड में कुछ सुरक्षित होता नहीं है, लेकिन फिर भी लार्ज कैप की तरफ जो टिल्टेड पोर्टफोलियोज हैं, उनमें अगर इन्वेस्टमेंट किया जाए तो अच्छा होगा। डेट की तरफ अगर आप देखें तो क्योंकि आपकी, जैसे हमने कहे कि इन्वेस्टमेंट जो अवधि है वो 2 साल तक अगर है, तो पेपर्स भी डेट साइड में उतने ही ड्यूरेशन के हो, इसका आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। और बाजार में काफी इन्वेस्टर्स हैं, काफी एडवाइजर्स हैं, उनका फायदा आप उठा सकते हो इन प्रोडक्ट्स के बारे में और जानने। जी, तो इक्विटी सेविंग्स फंड के बारे में हर जानकारी हमने आज म्यूचुअल फंड की इस मास्टर क्लास में समझी। श्रीनिवास खानोलकर, आप हमारे साथ इस मास्टर क्लास में शामिल हुए, उसके लिए आपका बहुत धन्यवाद करते हैं। थैंक यू। तो इसी के साथ म्यूचुअल फंड की मास्टर क्लास में आज के लिए बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत, बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए जी बिजनेस। म्यूचुअल फंड निवेश मार्केट के जोखिम के अधीन है। निवेश से पहले स्कीम से जुड़े दस्तावेज ध्यान से पढ़ें।